नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सारथी। नेशनल टीवी चैनल्स और बड़े बड़े अखबारों ने राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम को लेकर सालों साल तक डिबेट किया, इसलिए इस मीडिया को गोदी मीडिया कहा गया। नेशनल टीवी चैनल्स ने सालों साल राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के बारे में डिबेट्स करने के साथ ही दूसरा बड़ा काम यह किया कि इन चैनल्स ने कभी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया और ना ही उनसे सवाल पूछे, इसलिए इन्हें गोदी मीडिया कहा कांग्रेस के नेताओं ने। जो टीवी चैनल्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खबरें कर रहे हैं उन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, और उसके उलट यदि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं, उनके बयानों, उनके कामों की आलोचना करने वाले मीडिया को वामपंथी, राष्ट्रद्रोही और निगेटिव मीडिया कहा जाता है। निगेटिव मीडिया कहने वालों में भारतीय जनता पार्टी की सोच के तरफ रुझान रखने वालों के साथ ही आश्चर्य यह है कि आलोचना करने वाले साथी पत्रकारों को भी पत्रकार भी निगेटिव कहने लगे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के चलते चूंकि मीडिया को एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, इसलिए साथी पत्रकार साथी मीडिया के लोगों को नेगेटिव कहने लगे हैं यदि वो किसी योजना की आलोचना करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने गोधन न्याय योजना के चलते गोबर खरीदने का फैसला किया है। गोधन न्याय योजना में लोचा ही लोचा नजर आता है, लेकिन विज्ञापनों की लालच में मीडिया बजाय सवाल करने के गुणगान करने के काम में ही लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार गोबर खरीद योजना के बारे में अपडेट करने लगी है। अपडेशन के चलते यह हुआ है कि पहले सरकार ने कहा कि गोबर 1.5 रुपया किलो की दर से खरीदेंगे, बाद में सरकार ने 50 पैसे की बढ़ोतरी करते हुए यह बताया कि गोबर 2 रुपये किलो की दर से खरीदा जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने यह बताया, एक कमेटी के अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी आरपी मंडल साहब के कहने के बाद सरकार ने अब यह बता दिया है कि अर्ध ठोस गोबर ही खरीदा जाएगा। इसके पहले वीरेंद्र पांडे ने भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज नेता रहे वीरेंद्र पांडे ने यही तो पूछा था कि क्या गुणवत्ता भी नापा जाएगा, किस्तों में भुगतान होगा या नगद। इस तरह के बहुत से सवाल पूछे थे वीरेंद्र पांडे ने। इस वीरेंद्र पांडे के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी ढेर सारे सवाल पूछे हैं छत्तीसगढ़ सरकार से, लेकिन अब सरकारों को सवालों का जवाब देने का समय नहीं होता है और इस जिम्मेदारी से बचने के पूरे प्रबंध होते हैं सरकार के पास। पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री की फोटो लगाकर यह बताया जा रहा है कि मनरेगा में राज्य में 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। यह लाइन 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिला, यह पढ़कर जिनकी बाँछें खुली हों उनको दूसरी लाइन यह भी पढ़नी चाहिए कि 100 दिनों का रोजगार इस योजना में लगभग सिर्फ 5,500 लोगों को। गोबर के बाद हॉट टॉपिक पर सुनिए ध्यान से एक रिपोर्ट। कोविड-19 से लड़ने के लिए तन और मन दोनों का ही मजबूत होना बेहद जरूरी है। देश में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की संख्या 10 लाख को पार कर चुकी है और मरने वालों की संख्या 30,000 से ज्यादा है। ठीक भी लोग बड़ी संख्या में हो रहे हैं। जो ठीक हो रहे हैं उनके ही प्रतिशत पर सरकारों का ध्यान ज्यादा फोकस्ड है। कोविड-19 के शुरुआत के दिनों में एम्स को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता लड़े थे छत्तीसगढ़ में। सांसद सुनील सोनी ने तो बाकायदा एम्स का 1-2 राउंड भी ले लिया था, मगर जुलाई से राज्य में मरीजों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक प्रताप सिंह ने कहा, लॉकडाउन का अधिकार कलेक्टर को देने का मतलब है कि बुरा कलेक्टर की थाली में और मिठाई सरकार की थाली में। सामाजिक कार्यकर्ता सरकार और कलेक्टर की एंट्री हो गई है हॉट टॉपिक में, तो 2 नेताओं को भी एंट्री दे देते हैं इस सेगमेंट में। भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास और कांग्रेस के नेता नितिन भंसाली का एम्स में इलाज जारी है। हम भगवान से यह दुआ करते हैं कि दोनों ही नेता जल्दी ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर लौट आएं। दोनों ही नेताओं के पास स्मार्टफोन है, तो जाहिर है पल पल की खबरें भी बाहर आएंगी। पल पल की नकारात्मक खबरें
देंगे गौरीशंकर श्रीवास। ऐसे में नितिन भंसाली के समक्ष चैलेंज है कि वो बतौर बीमार भूपेश सरकार की किरकिरी ना होने दें। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने सरकार के स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोलना शुरू कर दिया है। कंडम एम्बुलेंस की कहानी गौरीशंकर श्रीवास के एफबी वॉल पर जाकर जरूर पढ़ना चाहिए सबको। जैसे ही सरकारों की खिंचाई करो तो कृपा पात्र गैंग के लोगों को लगता है कि यह आदमी नेगेटिव है। गौरीशंकर श्रीवास के कंडम एम्बुलेंस की कहानी से पहले ही जीवी के 108 के कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। यह कहानी अखबारों ने भी छाप दी थी। इसलिए कृपा पात्र गैंग के लोगों से अपील है कि सैलरी सुविधा लो और काम करो। राज्य के हित में सरकार का चेहरा चमकाने के लिए संवाद में संपादक बैठा है। कॉलमिस्ट विजय मिश्रा की चुटकी भी कमाल की है। उनकी चुटकी के मुताबिक आयोग निगम मंडल के लोग ईमानदार बने रहें, यही सबसे बड़ा काम है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हजारों लोगों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन शराब की दुकानें बेतहाशा समय तक खुली हैं। अब तो शायद हमने निगेटिव होने की सीमा ही पार कर दी है। सो चलते हैं चैतन्य बघेल के जन्मदिन की ओर। चैतन्य बघेल सीएम भूपेश बघेल के सुपुत्र हैं। चैतन्य बघेल सीएम भूपेश बघेल के सुपुत्र हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर सोशल साइट्स में आए फोटोज ने मन मोह लिया। पिता पुत्र के 3 फोटोज पर हमारी नजर पड़ी, साथ ही हमारी नजर दादा और पोते की फोटो पर भी पड़ी। सो चलते हैं चैतन्य बघेल के जन्मदिन की ओर। चैतन्य बघेल सीएम भूपेश बघेल के सुपुत्र हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर सोशल साइट्स पर आए फोटोज ने हमारा भी मन मोह लिया। पिता पुत्र की 3 फोटोज पर हमारी नजर पड़ी, साथ ही हमारी नजर दादा और पोते की फोटो पर भी पड़ी। इन ग्रुप फोटोज के अलावा बहुत सी दूसरी फोटोज भी हमने देखी हैं, लेकिन उन फोटोज के बारे में लिखने का मतलब है कि आप ट्रोल सेना से लड़ने का मन बना चुके हैं। मगर हम आज डॉक्टर की मृत्यु दर है 11%, तो डर भी दुर्लभ प्रति के होंगे। इस पोस्ट को करने के वक्त इस तरह की भावना थी, और छत्तीसगढ़ के बारे में इसे किस तरह से कनेक्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, पूरे विश्व में संक्रमित डॉक्टर्स और पैरामेडिकल वर्कर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, और जो जरूरी उपकरण हैं या जरूरी संसाधन हैं उनकी सुरक्षा के लिए, कोरोना संक्रमण मरीजों के इलाज करने के लिए, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं आपूर्ति में कमी है। जो उनको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, और कोमॉर्बिडिटी या पहले से मौजूद बीमारी के साथ तो मृत्यु दर को प्राप्त होने वाले डॉक्टर्स हैं ही, पैरामेडिकल्स भी अछूते नहीं हैं। 11% का आंकड़ा भारत में और छत्तीसगढ़ में 1.5 से 2% मृत्यु दर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। मुझे लगता है कि यही प्रजाति है जो कोरोना संक्रमित मरीजों से लड़ रही है, और आगे भी इन्हीं की भूमिका मुख्य रहेगी प्रशासनिक अमले के साथ। तो थोड़ा सा विषाद का क्षण है, अवसाद में है सब लोग, और हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स को जो संसाधनों की जरूरत है, दवाइयों और पूर्ति किट के अलावा, वो सब भी उपलब्ध हो, ताकि आने वाली लंबी लड़ाई को पूरे मानसिक संतोष के साथ लड़ सकें। और यह सुविधाएं मांगना, पीपी किट्स, ग्लव्स और गॉगल्स मांगना अपराध भी तो है इस दौर में? नहीं, देखिए, अपराध वाली बात तो मैं समझता हूँ कि इसको बहुत संशय से लिया जाता है, लेकिन वो उनका अधिकार है। मीडिया के साथी भी डॉक्टरों की लड़ाई एक अलग मंच से लड़ते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब जूनियर डॉक्टर्स और नर्सेज कम से कम इस मामले में बहुत थक चुके हैं, हताश हैं, निराश हैं। उनको जो उपकरण दिए जा रहे हैं वो सबको मालूम है कि वो उपकरण नहीं है जिनकी उनको जरूरत है। HIV किट दिए जा रहे हैं या पॉलिथीन के गाउन दिए जा रहे हैं, जो कोरोना संक्रमण के लिए नाकाफी होंगे लड़ने के लिए। आने वाले समय जिस प्रकार से क्वारंटाइन में डॉक्टर जा रहे हैं या फिर संक्रमित हो रहे हैं, जिनके मन में भय का वातावरण है, बहुत अच्छे से इलाज नहीं कर पा रहे, या जितने विजिट कोरोना संक्रमित कॉम्प्लिकेटेड मरीजों को देने चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मरीजों की मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी बहुत स्वाभाविक है। बहुत
संशय के साथ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये आने वाले दिनों का कड़वा सच है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बाद में जब केसेस बढ़ने लगे तो राज्यों को काफी कुछ अधिकार दे दिए, उसी तरह से जो छत्तीसगढ़ में फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन के बारे में फैसला डीएम लेंगे, इस बारे में आपका किस तरह का कमेंट है सर? देखिए, मुझे लगता है कि अधिकार तो देने बहुत जरूरी है, हमला है, लेकिन फिर भी संसाधन दिए बगैर अधिकार नाकाफी होंगे। संसाधन देना प्रशासन का काम है, स्वास्थ्य प्रशासन का और सरकार का काम है। जो संसाधन दिए जा रहे हैं वो काफी नहीं है। मुझे लगता है कि अगले किसी बुरे क्षण के लिए बचा के रखना इन कीमती संसाधनों को, और आज के दिन मरीजों को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए नाकाफी संसाधनों में ठीक नहीं होगा। आज के मरीज भी बहुत महत्वपूर्ण है और कल के मरीज भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए। तो आज ही सारे संसाधन दिए जाए ताकि पूरी इच्छा शक्ति से अमला उसको लड़ सके। जीवीके 108 के कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। स्वास्थ्य विभाग के भी बहुत निचले अमले को 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। बहुत सारे जिलों से मेरे जो कांटेक्ट में लोग हैं हेल्थ विभाग के, उन्होंने बताया है। इस बारे में सर किस तरह का कमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए, सैलरी न मिलना तो मुझे लगता है कि बहुत विपरीत परिस्थिति है। लोअर मिडिल क्लास के सारे वर्कर्स होते हैं, घर चलाना मुश्किल होता है, और ऐसी विषम परिस्थिति में जब उनके घर में राशन और भोजन की कमी होगी तो इच्छा शक्ति में कहीं न कहीं कमी आएगी। जीवीके कंपनी से जवाब तलब होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों इस प्रकार की गफलत हुई, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। कोविड-19 की लड़ाई में सर आप छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं पूरी तरह से? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में क्या संसाधन जरूरी होंगे ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन आज की लड़ाई संतोषजनक ढंग से सामंजस्य के साथ लड़ी जा रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ हमें संसाधनों की तैयारी से तैयार रहना होगा। संतोषजनक स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है संतोषजनक स्थिति को समझ लेना कि ये बिल्कुल ठीक है अतिशयोक्ति होगी। मुझे लगता है कि ज्यादा तैयारी और ज्यादा बड़े युद्ध के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर, हमारे सोर्सेस कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार पीपीई किट जैसे मामलों को लेकर दान पर टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सिर्फ जांच के किट्स खरीदे हैं, उसके अलावा सारा कुछ दान के भरोसे है छत्तीसगढ़ का। ये कितना सही है सर? देखिए, राज्य सरकार ने लगातार टेंडर किए हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए टीम बनाई है। जो टीम ने क्वालिटी की बात कही है उस हिसाब से संसाधन पूरे किए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि समय आने पर इसकी पूर्ति भी की जाएगी। लेकिन अभी मेडिकल कॉलेजों के स्तर में जहां मरीज एम्स और मेडिकल कॉलेज रायपुर में ज्यादा संख्या में ट्रीट किए जा रहे हैं, वहां संसाधनों की पूर्ति ज्यादा अच्छे से हो तो ज्यादा अच्छा हुआ। क्योंकि आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि हमारे वीडियो सेगमेंट आपको पसंद आते हैं तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलें।